नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी चीन के एआई प्लेटफॉर्म डीप सीक की, जिसकी कार्यशैली पर उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। साथ ही बात होगी कनाडा की विदेशी हस्तक्षेप आयोग की रिपोर्ट की, जिससे खुली है जस्टिन ट्रूडो की पोल। इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिस्र के राष्ट्रपति एल सीसी ने ट्रंप के गाजा के सफाई प्रस्ताव को किया खारिज। कहा, मिस्र फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने वाले अन्याय के कार्य में नहीं लेगा भाग। ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन से गाजा के लोगों को शरण देने की अपील की थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ बातचीत संभव है लेकिन जेलेंस्की के साथ नहीं। रूस ने यूरोप के साथ गैस पारागमन जारी रखने की जताई इच्छा। बांग्लादेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग। फरवरी में सड़कों पर उतरेगी पार्टी। मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे के लिए विरोध प्रदर्शन की घोषणा। कांगो की राजधानी गोमा पर विद्रोहियों का कब्जा। M23 विद्रोहियों ने शहर के एयरपोर्ट पर डाला डेरा। युगांडा ने संघर्ष खत्म करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत के आगे आने की अपील की। और आइए शुरुआत करते हैं। चीन के एआई प्लेटफॉर्म डीप सीक को लेकर चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। दुनिया में इसकी क्षमताओं को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साथ ही तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में तमाम सवालों को देखते हुए हमारी टीम ने भी इसकी जांच करने का फैसला किया और जो तथ्य सामने आए वो चीन की नीतियों पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या है इसके पीछे का सच, देखिए इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। चीन के एआई प्लेटफॉर्म डीप सीक ने दुनिया में खलबली मचा रखी है। इस क्षेत्र का बादशाह अमेरिका भी इसकी दक्षता देख हिल गया है। डीप सीक को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनमें विशेष नजरिए से प्रोसेस की गई जानकारी परोसना भी है। इसको लेकर कई तरह की खबरें और सवाल जवाब चर्चा में हैं। ऐसे सवालों को देखते हुए दूरदर्शन की टीम ने भी डीप सीक का एक छोटा सा टेस्ट लेने का फैसला किया। डीडी की टीम ने जब ताइवान की संप्रभुता से जुड़ा सवाल डीप सीक से पूछा तो जवाब चीनी विदेश नीति के दस्तावेज जैसा आया। जवाब में कहा गया कि ताइवान सदियों से चीन का अभिन्न अंग है। डीप सीक के इस उत्तर में चीनी पक्ष और नीति तो विस्तार से दर्ज थी, लेकिन स्वयं को संप्रभु राष्ट्र मानने के ताइवान के पक्ष का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। डीप सीक से डीडी का एक और सवाल तियानमेन चौक पर 1989 में हुई घटना को लेकर था। वैसे इसको लेकर डीप सीक का जवाब सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल था। हमने भी जब इस बारे में सवाल किया तो उस नरसंहार की जानकारी देने के बजाय डीप सीक ने कह दिया ये मेरे वर्तमान स्कोप से बाहर है, कुछ और बात कीजिए। अभी तक बात चीनी नीतियों और उसकी छवि को लेकर थी। फिर हमने जानने का प्रयास किया कि अन्य देशों के बारे में चीन का ये एआई प्लेटफॉर्म क्या सोचता है। हमने डीप सीक से पूछा कि क्या उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करता है। जवाब जानने से पहले याद रखना होगा कि चीन उत्तर कोरिया का करीबी सहयोगी है। वहीं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के शासन पर मानवाधिकारों के भीषण हनन के आरोप लगते रहे हैं। डीप सीक अपने जवाब में ऐसा कोई जिक्र सिरे से करता ही नहीं है, बल्कि वो बताता है कि उत्तर कोरिया में कानून का राज है और समाजवादी न्यायिक व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया जाता है। एक रोचक बात ये भी रही कि सवाल में चीन का कहीं जिक्र ही नहीं था, लेकिन जवाब में डीप सीक ने बिना पूछे बता दिया कि चीन उत्तर कोरिया को करीबी साथी मानता है। ऐसे जवाबों को लेकर जानकारों का कहना है कि डीप सीक में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं को लेकर चीनी विदेश नीति फीड कर दी गई है, प्रतीत होता है। वैसे पश्चिमी एआई मंचों पर भी चुनिंदा जानकारी देने और कई बार विशेष दृष्टिकोण अपनाने के भी आरोप लगे हैं, लेकिन डीप सीक के मामले में यह अवस्था अगले स्तर पर जाती दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत से लोगों का मत है कि डीप सीक अन्य एआई प्लेटफॉर्म की तरह निरंतर विकासशील है, इसलिए उसकी जानकारियां भी समय के साथ अपडेट होती जाएंगी। देखना यह है कि वाकई में ऐसा होता है
या नहीं। तो डीप सीक को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चाएं भी जोरों पर हैं। तो क्या है ये डीप सीक, आइए इसी बारे में जानते हैं और इसी पर चर्चा भी करते हैं कि इससे आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सनी नेहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडर हैं सिक्योर योर हैक्स के। बहुत स्वागत सनी जी आपका। और उसी के साथ सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे यही है कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, तो डीप सीक आखिर है क्या और किस तरह से जो उसकी प्रणाली रखी गई है वो वैश्विक स्तर पर जो खलबली देखने को मिल रही है उस पर कितना बड़ा प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ तो आप एक एआई मॉडल कह लीजिए, जिससे जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते थे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे, वो आंसर करता था। डीप सीक भी वही करता है। अब डीप सीक में जो खास बात है वो ये है कि इसका एक ऑफलाइन वर्जन भी है, ऑनलाइन वर्जन भी है। और जो ऑफलाइन वर्जन है वो काफी अलग अलग पैरामीटर्स के साथ आता है। मतलब आप अपने कंप्यूटर की जो आपके पास अवेलेबल रैम है उसके अकॉर्डिंग एक डिस्टिल्ड वर्जन चूज कर सकते हैं। मतलब ऑफलाइन वर्जन का मतलब है कि वो बिना इंटरनेट काम करेगा। आप उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लोकली होस्ट कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए। अगर आपके पास जैसे 48 GB रैम है मान लीजिए, तो आप उनका जो 70 बिलियन का वर्जन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा, 17 बिलियन पैरामीटर्स का वर्जन, बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्जन, आप वो यूज कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा एक्यूरेट हो। और अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते तो आप ऑब्वियसली ऑनलाइन वर्जन भी यूज कर सकते हैं, जो 691 बिलियन पैरामीटर्स का है, 671 बिलियन पैरामीटर्स का। तो बेसिकली वो एक तरीके का मतलब एआई मॉडल है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है काफी चीजों में। जैसे मैंने पाइथन कोडिंग और काफी चीजों के लिए ट्राई किया था, वो चैट जीपीटी से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स दे रहा है बहुत चीजों में। और वो उसका जो प्राइसिंग है जो टोकन्स का, वो काफी चीप है। मतलब लोगों को वो सस्ता पड़ रहा है यूज करने पे। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि एकदम से चाइना का एआई सुप्रीमेसी वर्ल्ड को दिखने लग गया। हमने कुछ ईयर से हम देख रहे हैं कि चाइना का जो नंबर ऑफ एआई पेटेंट्स होता है, चाइना उसमें ग्लोबली लीड करता आ रहा था, राइट। तो अब एकदम से जब से डीप सीक आया है कि सिलिकॉन वैली में ये हो गया है कि चाइना डोमिनेट ना कर जाए एआई मार्केट को, तो उनके स्टॉक्स काफी ज्यादा अफेक्ट हो गए। और दूसरा, कंपनीज को एक और चिंता हो गई है कि जैसे ये लोकल मॉडल्स बन गए हैं अब, तो उनको ये हो गया कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि लोकल मॉडल्स डोमिनेट कर जाएं, कि बहुत ही और भी बेटर लोकल मॉडल हो जो किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल, सिंपल से सिंपल कंप्यूटर पे भी रन हो रहे हो और वो उतने ही इफेक्टिव हो जितने ऑनलाइन मॉडल्स हैं। तो फिर तो लोग ऑनलाइन मॉडल्स यूज ही नहीं करेंगे ना प्राइवेसी सेक के लिए। तो एआई जो कंपनीज थी उनके स्टॉक्स काफी ज्यादा इससे हिट हो रहे हैं, अभी बहुत लो चले गए। सनी जी, हम लोगों ने भी यानी कि डीडी न्यूज की टीम ने भी एक यहाँ पर एक टेस्ट करना चाहा, और जिसमें हमने पाया कि तमाम ऐसे सवाल जो पूछे गए, चाहे हमने अलग अलग कंट्रीज को लेकर जो सवाल पूछे, जिसमें हमने देखा है कि उत्तर कोरिया को लेकर भी जिस तरह की बात वहां से निकलकर सामने आई, क्योंकि एक साफ तौर पर एक नीतिगत छवि के तहत कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब दिया जा रहा है। तो क्या ये पहले से जो फीड है उसी हिसाब से जवाब होगा या जो सच होगा वही सामने आएगा? इसकी कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी और किस तरह से इसकी स्ट्रेटेजिक, अगर हम फॉर्मेट को देखें तो वहां पर किस तरह से जो इंडेक्स है उसको वहां पर रखा गया है? देखिए, हमें ना उन्होंने हमारे लिए मॉडल को ओपन सोर्स कर दिया है, लेकिन मॉडल के डाटा को ओपन सोर्स नहीं किया है। किसी को नहीं पता है कि वो किस डाटा पे उसे ट्रेन किया गया, राइट। तो अगर हम उनसे इस चीज पे आर्ग्यू करेंगे तो वो कहेंगे कि जो इंटरनेट से उसे डाटा मिला हमने उस पर ट्रेन कर दिया, वो डाटा से अगर वो ये सीख गया तो हमारी गलती है। लेकिन हाँ, चाइना एक प्रोपोगेंडिस्ट नेशन माना जाता है। चाइना अपना सुप्रीमेसी, कि चाइना दूसरों से ज्यादा बेटर है, उसका सुप्रीमेसी का प्रोपोगेंडा हमेशा से रन करता है। कोई भी चीज जो चाइना में डेवलप होती है, कोई भी ऐसा सिस्टम है, चाहे वो सर्च इंजन है, चाहे वो ये एआई मॉडल कह लीजिए, उसको इस तरीके से ट्रेनिंग को थोड़ा सुपरवाइज कर दिया जाता है एक पार्टिकुलर स्टेज पे, कि वो चाइना को किसी भी चीज में इंफीरियर ना दिखाए, चाइना को गलत ना दिखाए किसी भी चीज में। और जो चाइना के जो अच्छे जिन नेशन से उनके अच्छे संबंध हैं उनके साथ भी वो इसी टाइप की नीति अपनाते हैं। उनके जो एआई मॉडल्स हैं जो हम डीप सीक में देख ही रहे हैं, ये चीज तो रेडिट पर और दूसरे फोरम्स पे काफी दिन से चल रही है। बहुत लोग बहुत कुछ ट्राई किया और उन्होंने ये चीज अच्छे से निचोड़ लिया है कि ये पूरा एक मतलब चाइना का प्रोपोगेंडा है जो हर तरह का, वो कहीं ना कहीं उसे सनी ज्यादा जी, ये सपोर्ट कर देखिए रहा है। कि जिस तरह से जो मॉड्यूलेशंस में हम लगातार चेंजेस देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जो डेटा है क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? क्योंकि डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हमने देखा तमाम प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? और जो बदलते दौर की जो तस्वीर है, क्या वो इसके बाद से डेटा सिक्योरनेस को लेकर और ज्यादा बढ़ावा देती हुई नजर आएगी? उस बारे में क्या कुछ निकलकर अभी तक फैक्ट सामने आए हैं? जी देखिए, बिल्कुल बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, इसका ऑनलाइन मॉडल भी और ऑफलाइन मॉडल भी है और ये ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स होने से थोड़ा सा आपको फायदा हो जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि उस मॉडल में क्या है और आप उस मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब अगर आप ऑफलाइन मॉडल यूज करते हैं जिसमें इंटरनेट ही नहीं चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा मैं कहूँगा सेफ है, क्योंकि वो बाहर कुछ नहीं भेजेगा, वो उसको इंटरनेट ही नहीं चाहिए। अब जो इसका जो 671 बिलियन पैरामीटर्स का जो मेन मॉडल, जो ऑनलाइन मॉडल है,
बेसिकली उसके लिए लगभग 300 प्लस जीबी रैम चाहिए, वो भी आप रन कर सकते हो ऑफलाइन तो, लेकिन इतना जीबी रैम किसी के पास जनरली होता नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन ही रन करना प्रेफरेबल है। तो बेसिकली वो जो मॉडल है वो आपका काफी कुछ आपसे डाटा लेता है, आपके की स्ट्रोक्स लेता है, आपका आईपी वाईपी यूजर डिटेल सारा कुछ लेता है, आप जो जो पूछते हैं वो सब चाइना के सर्वर को भेजा जाता है, वहां पे प्रोसेस होके आंसर आता है, जो दूसरे एआई मॉडल्स भी करते हैं। अब ये है कि हमें जो यूजर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या, चाइना भेजना सही है या नहीं है, वो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है। यूएस नेवी ने तो अभी से पहले उस पर बैन भी लगा दिया है। धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ कंट्रीज प्रॉपरली कंप्लीटली इस पे बैन ही करते हैं डीप सीक पे, क्योंकि उसका डाटा ऑब्वियसली चाइना को जा रहा है। अब ये तो एक आर्ग्यूएबल चीज है, क्योंकि हम जो दूसरे एआई मॉडल्स यूज करते थे उनका भी डाटा यूएस जा रहा था, जो जो हम पूछते थे वो सारा यूएस जा रहा था, और उस डाटा पे और ज्यादा ट्रेनिंग होती थी। सो बेसिकली हाँ, अब क्या है कि इंडिया में ऑलरेडी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है। अब एआई मॉडल्स को लेकर एक पार्टिकुलर एक नए एक्ट की जरूरत है कि एक एआई मॉडल क्या डाटा ले, उस डाटा को कैसे प्रोसेस करे, उस क्या डाटा को ट्रेन करे, क्योंकि अभी तक एआई मॉडल्स क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी डाटा उनको मिल रहा है उसे प्रोसेस किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। इस चीज को लेकर कोई प्रॉपर लॉ ही नहीं है कि एआई मॉडल क्या डाटा ट्रेन कर सकते हैं, क्या एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उसके लिए ऑलरेडी इंडिया को एक पार्टिकुलर कंप्लीट लॉ की जरूरत है जो सिर्फ एआई स्पेसिफिक है डाटा प्रोटेक्शन को लेकर। तो क्या आप इसे सिक्योर मानते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से? मैंने कहा जो इसका ऑनलाइन मॉडल है, क्योंकि वो हमारा हर चीज जो हम उससे पूछ रहे हैं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन चाइना को भेज रहा है, वो शायद इंडिया के लिए यूजर्स के लिए शायद सेफ ना हो। रीजन बिंग कि हमारे लोगों के इंटरेस्ट उनको पता चले कि वो क्या सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं हूं, एक इंडियन हूं, अभी मैं सर्च कर रहा हूं कि किसी भी हेल्थ इशू के बारे में, चाइना के सर्वर में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, हो सकता है कि वो डाटा फिल्टर कर रहे हो लोगों की कि किस किस इंसान को इंडिया में ये सिकनेस है। मतलब मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि हमारा पूरा डाटा चाइना को जा रहा है, उनकी एजेंसीज को जा सकता है, जो उनकी जैसे हमारे यहाँ पे रो है तो जो भी उनकी एजेंसीज है, राइट। तो जो भी मतलब कि इट्स नॉट फेयर कि हम अपना डाटा चाइना में भेजें या हम अपना डाटा किसी भी दूसरे नेशन में भेजें। हमारे नेशन का डाटा यूजर्स का इंडिया तक ही लिमिटेड रहना चाहिए, वहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इस बात को देख रहे हैं कि जब हम भी टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमने जब तमाम वहां पर इनपुट्स डाले तो उसका आउटपुट कुछ और ही निकल कर सामने आया है। जैसे कि हम लोगों ने तमाम ऐसे टास्क वहां पर देखे कि जिस बारे में अगर हम देखें तो तमाम दस्तावेज मिलते हुए नजर आए हैं, तमाम उसके फैक्ट्स पहले भी चेक किए गए हैं और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज देखी गई है कि ये कुछ वैसा ही है कि जो चीन जिस एजेंडे पे काम करता हुआ नजर आता है, ये कुछ उसी भाषा में बताता हुआ नजर आता है। तो क्या ये एक्चुअल फैक्ट्स निकलकर सामने आ पाएंगे या ये सिर्फ छुपाने की बात है और चीन का जो हिसाब किताब है या चीन जिस तरह से आगे की नीतियां बनाता है उसी नीतियों को ये आगे रखता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है? जी देखिए, ये आप इससे कुछ भी ट्राई कर लीजिए, वो चीन की किसी भी चीज की बुराई नहीं करने वाला है। उसकी ऑब्वियसली पहले उसको मुझे लगता है पूरे इंटरनेट पे ट्रेन किया गया, पूरे एक बहुत बड़े डाटा पे ट्रेन किया गया, लेकिन बाद में उसको सुपरवाइज किया गया प्रॉपरली चाइना के सुप्रीमेसी के, चाइना की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, कि चाइना को कहीं पे भी चाइनीज चीज को इंफीरियर नहीं दिखाना है। वो मॉडल इस टाइप से बनाया गया है, आप उसे कितना भी कन्वर्स करके देख लीजिए, वो उस चीज पे स्टक रहता है पूरी तरह से। आप कोई भी ऐसी चीज पूछे जिससे चाइना हार्म हो सकता है, कोई रिप्लाई नहीं देगा वो आपको, और उल्टा कई बार रिप्लाई को घुमा और देगा। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे में सिक्योरिटी के लिहाज से इसको अगर देखें तो साफ तौर पर इसमें तमाम अभी भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सारे चिन्ह लग रहे हैं अभी भी। एक हमारा डाटा जो है बाहर जा रहा है, एक वो है कि वो ऐसा ना हो कि चाइना अपना मासिव प्रोपोगेंडा रन करता रहे। इलेक्शंस के नियर अराउंड ये मॉडल्स और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब लोग कुछ पूछ रहे हैं इससे और वो इस टाइप से रिप्लाई दे रहे हैं कि लोग हमारी गवर्नमेंट से हेट करने लग जाएं। हेट जो एक फॉरेन कंट्री करती है एक प्रोपोगेंडा चलाने के लिए किसी भी दूसरे नेशन में, उस चीज से हमारे नेशन का बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, लोग इंफीरियर फील कर सकते हैं और भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। एक छोटा सा सवाल है कि आखिर इसे गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? किस तरह से लग रहा है कि ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है? देखिए, ये असल में एक गेम चेंजर है। मैं जब से मॉडल आया तब से ही मैं सारे मॉडल्स ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली एक तो ये इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने पूरा ओपन सोर्स कर दिया, जरूरी भी था। वैसे लामा भी ओपन सोर्स है, ये भी ओपन सोर्स है। जो चैट जीपीटी आप यूज करते हैं वो ओपन सोर्स नहीं है। तो बेसिकली ओपन सोर्स होने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, लोग ना स्टडी कर पाते हैं मॉडल को, और ये फ्री टू यूज है, मतलब आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं पूरे इसको अपने अकॉर्डिंग। दूसरा, इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज, इन्होंने इस चीज पे ज्यादा रिसर्च किया है कि जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो भी लोकली होस्ट करके कैसे एक चीज को चला पाए, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
निश्चित तौर पर, साफ तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपने रखे और आने वाले समय में देखना होगा कि इससे क्या कुछ अलग नजर आता है और कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पर तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सर, आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी, मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज? हाँ, मुफ्त इलाज। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली वालों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप भारत के ऊपर लगाए थे, उन आरोपों की हवा कनाडा की विदेशी हस्तक्षेप कमेटी की रिपोर्ट के खुलासे के बाद निकल गई है। जांच रिपोर्ट में साबित हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो भी आरोप निज्जर को लेकर लगाए थे वो गलत और निराधार थे और जिसके बाद ट्रूडो खुद अपनी बातों पर घिरते नजर आ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ चलाई गई अनर्गल और बेबुनियादी आरोपों की मुहिम को वहीं के एक जांच आयोग ने हवा निकाल दी है। जांच रिपोर्ट में साबित हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो भी आरोप लगाए थे वो गलत और निराधार थे। उल्टे जांच रिपोर्ट ने वहां तेजी से फल फूल रहे खालिस्तानी गतिविधियों पर टिप्पणी कर ट्रूडो को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। विदेशी हस्तक्षेप आयोग में अपनी रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में खालिस्तानी उग्रवादियों को लेकर भारत की चिंताओं को जायज करार दिया गया है। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि कनाडा की सरजमी से कुछ लोग भारत विरोधी एजेंडे के साथ आतंकी गतिविधियों को फंडिंग कर रहे हैं। हालांकि आगे बड़ी खालिस्तान समर्थक बड़ी आबादी को शांतिपूर्वक बताया गया है। रिपोर्ट में ट्रूडो की लाइन लेते हुए भारत पर कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप भी मढ़ दिया गया है। हालांकि भारत ने इसका जोरदार खंडन किया है। भारत ने उल्टे कनाडा पर ही लंबे समय से देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि कनाडा के चुनाव में भारत का कुछ लेना देना नहीं है। साथ ही यह भी रिपोर्ट से साफ हो गया है कि कनाडा से ही भारत के खिलाफ अवैध प्रवास और संगठित आपराधिक गतिविधियों के लिए माहौल बनाया जाता है। खराब विदेशी नीति के चलते कई देशों के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर उठते सवालों से बचने के लिए ट्रूडो ने सितंबर 2023 में जस्टिन मैरी जोस हॉक के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। आयोग को इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई कि क्या भारत, चीन, रूस जैसे देश कनाडा के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल भारत और कनाडा के रिश्ते में उस वक्त और तल्खी आ गई जब 2023 में ट्रूडो ने संसद में भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्या मामले में भारत पर बिना सबूतों के आरोप थोप दिए। भारत बार बार सबूत मुहैया कराने का अनुरोध करता रहा, लेकिन ट्रूडो थे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे।
अब रिपोर्ट से इस मामले में सच्चाई सामने आ गई है। निज्जर की हत्या में किसी विदेशी राज्य से कोई निश्चित संबंध साबित नहीं हो सका है। तो साफ तौर पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से रिपोर्ट में जो बड़े खुलासे हुए हैं वो आने वाले समय के लिए एक अलग तरीके का एक बेंचमार्क सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा, इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही है, जो कि सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज JNU से हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पोल खुलती हुई नजर आई है, क्या इसके दूरगामी परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह के आरोप और जिस तरह की मंशा जस्टिन ट्रूडो की रही है वो अब उजागर होती हुई नजर आई है इस बड़े खुलासे के बाद। बिल्कुल गौरव, जब हम इस रिपोर्ट के खुलासे को देखते हैं, जिसका जो आयोग था जिसके हवाले से ये रिपोर्ट आई है, उसे ट्रूडो ने ही गठित किया था। और जब हम इसके पूरे 7 वॉल्यूम्स में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और फिर इसमें साफ साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से कनाडा के साये में खलिस्तानी आतंकवाद को भारत के विरुद्ध फलने फूलने में पूरा तत्कालीन जो कनाडाई सरकार है उसका कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और न सिर्फ इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों को भारत में पुष्पित पल्लवित करने के लिए, साथ साथ फंडिंग करने में भी कैनेडियन गवर्नमेंट का इसमें रोल बताया गया है। इसमें दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका कि खंडन आज हमारे भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जोरदार तरीके से किया गया है, वो भारत के कनाडा की चुनावी प्रक्रिया में इंट्रूजन का है। तो पिछले साल भी ट्रूडो ने इस प्रकार के निराधार आरोप भारत सरकार पर लगाए थे कि कनाडा के इलेक्शंस में भारत का एक इंट्रूजन रहता है या इंटरफेरेंस रहता है। और इस जो पूरे आरोप पर पिछले साल भी भारत सरकार की एक तीखी प्रतिक्रिया टिप्पणी आई थी कि यदि इस प्रकार के आरोप ट्रूडो भारत सरकार पर लगा रहे हैं तो वो एक पुख्ता सबूत के साथ इस प्रकार के आरोप लगाएं। लेकिन कोई सबूत ट्रूडो दे नहीं पाए थे और फिर तब भी एक आयोग गठित हुआ था और ये तमाम जो आरोप थे वो निराधार पाए गए थे। फिर एक बार इस प्रकार के बिंदु हमारे सामने आए हैं, ये आरोप है, निराधार है, क्योंकि भारत को हम एक देश के रूप में जानते हैं। और यही बात आज हमारे विदेश मंत्रालय ने पुरजोर तरीके से पूरे विश्व के सामने रखी है कि भारत की रीति और नीति इस प्रकार की नहीं है कि वो किसी भी देश के चुनाव या आंतरिक जो प्रक्रियाएं हैं उनमें उनको बाधित करें, उनमें जाकर के अपना हस्तक्षेप करें। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि समय समय पर कनाडा के द्वारा जरूर भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है और जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप किया गया है। तो हम एक खालिस्तानी आतंकवाद को पल्लवित पोषित करने में ही नहीं, हम उस किसान आंदोलन को भी याद करें जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और आम जनता की जो एक डे टू डे लाइफ थी उसको बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था। और उस समय भी ट्रूडो के हवाले से जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी वो निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंताजनक थी। तो अब लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बात स्पष्टता कही गई है, तो इससे कम से कम एक वैश्विक स्तर पर यह बात तो गई है कि ट्रूडो ने ही जिस आयोग का गठन किया था उसने ट्रूडो द्वारा ही लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए और कनाडा में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं उसको उजागर किया है। ऐसे में अंशु जी, वैश्विक स्तर पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हम एक तरफ तो भारत की छवि को देख रहे हैं, लगातार वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जस्टिन ट्रूडो का इस तरह का चेहरा जो कि बेनकाब हुआ है उनके खुद की वहां की रिपोर्ट के जरिए से और वहां के बड़े खुलासे से, तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों की अगर हम देखें तो परिदृश्य में कितना बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा? ये एक इसको मैं कहूंगी कि ये एक फेज वाइज मैनर में हम पिछले कुछ महीनों में या पिछले वर्ष से हम देख रहे हैं कि किस तरह से बार बार जो है इसमें एक डेवलपमेंट होता गया कि पहले निज्जर की हत्या हुई, यहां से ये शुरुआत हुई थी। ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए, फिर वो 5 आई इंटेलिजेंस देशों के पास भी इस पूरे मुद्दे को ले गए, लेकिन इसका कोई आधार नहीं निकला। तब भी भारत सरकार ने कहा कि यदि ट्रूडो के पास सबूत है तो उसे पेश करें, लेकिन कोई भी सबूत पेश कर पाने में ट्रूडो असफल रहे। अपनी राजनीतिक गद्दी को, कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने भारत पर बार बार बेबुनियाद इल्जाम लगाए। भारत बार बार इस बात को कहता रहा कि ट्रूडो को इस प्रकार का अपरिपक्व व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोनों देशों के बीच तो संबंध खराब हुए ही, लेकिन वैश्विक परिदृश्य पे जब आप देखते हैं तो कनाडा की छवि, विशेषकर ट्रूडो की छवि बहुत खराब हुई। और अब जब इस जो ये आयोग उन्होंने ही गठित किया था और अब जब उसकी रिपोर्ट सामने आ रही है तो वैश्विक स्तर पर अब अन्य देशों को भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से कनाडा के द्वारा भारत की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हुई। और निश्चित तौर पर भारत ने इसका एक कड़ा जवाब कनाडा को दिया
तो एक वैश्विक परिदृश्य पर यह बात भी सामने आती है कि भारत न सिर्फ किसी भी प्रकार के आतंकवाद को सहन नहीं करता, इस प्रकार के यदि कोई बेबुनियाद इल्जाम भारत पर लगाए जाएंगे तो भारत सरकार उसको बिल्कुल सहन नहीं करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशु जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर बड़े खुलासा होता हुआ नजर आया और ये जो बड़ा खुलासा है उससे साफ तौर पर जो नीतिगत जो फैसले हैं वो आने वाले समय में और इसका कितना बड़ा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता हुआ नजर आएगा ये साफ हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको छोड़ जाते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इजराइल हमास संघर्ष समझौते के तहत रिहा हुई बंधकों ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हमास के चंगुल से रिहा हुई अमित सोसाना ने शनिवार को बताया कि कई बार उन्हें हाथ पैर बांधकर मारा गया, नुकीले चीजों से नुकसान पहुंचाया गया। हमास ने उन पर IDF का सदस्य होने का भी दबाव बनाया, जिसके लिए उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह दावा किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रवांडा समर्थित M23 विद्रोही दक्षिण किवू प्रांत की राजधानी बुकावो की ओर बढ़ रहे हैं। गोमा शहर पर कब्जा करने के बाद M23 विद्रोही देश के पूर्व में अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद गुरुवार को सैकड़ों विदेशी सैन्य ठेकेदार गोमा से रवांडा में प्रवेश कर गए, क्योंकि रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने पूर्वी कांगो के सबसे बड़े शहर पर नियंत्रण मजबूत कर लिया था। वहीं युगांडा ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लड़ाई को समाप्त करने के लिए संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच बात करने की अपील की है। दक्षिण सूडान के यूनिटी स्टेट में तेल कर्मियों को ले जा रहा एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। विमान उस वक्त दुर्घटना का शिकार हो गया जब वह राजधानी जुबा की ओर जा रहा था। स्थानीय प्रशासन के अनुसार विमान में मौजूद यात्री ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी के तेल कर्मचारी थे। मरने वालों में 2 चीनी मूल और एक भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना ने रूसी शहर कस्तोवो में एक तेल रिफाइनरी पर सफलतापूर्वक हमला किया। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन के 4 ड्रोनों ने लुकोइल कंपनी के डिपो पर हमला किया, जिससे डिपो पर काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रात भर में रूस से यूक्रेन में लॉन्च किए गए 100 में से 65 ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी अरब में जीजान के पास एक सड़क दुर्घटना में 9 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। हादसे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुख जताया है। जेदा में भारत का महावाणिज्य दूतावास पीड़ित परिवारों के लगातार संपर्क में है और उन्हें पूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली वाशिंगटन डीसी में अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के पीछे का मुख्य कारण अमेरिका के बढ़ते टैरिफ और दोनों देशों के बीच संभावित व्यापार युद्ध के खतरे को टालने का है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने शनिवार से देश में प्रवेश करने वाली सभी कनाडाई सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है।